आज की क्लास में हम कवर करेंगे 2024 का टीजीटी का पेपर, जिसका सीडीपी का कंटेंट हम कवर करेंगे। जैसे कि हमें पता है एचटेट का एग्ज़ाम बहुत पास है और सीडीपी जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सेक्शंस जो होते हैं, कॉमन सेक्शन में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें सीडीपी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। 30 मार्क्स का आपका कंटेंट यहाँ पर होता है। एंड सीडीपी में स्कोर करना बहुत ईजी तो नहीं कहूँगी, बट मतलब हम पढ़ करके आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें क्लैरिटी आ जाए और हमें क्वेश्चन फ्रेमवर्क पता चल जाए किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो वहाँ पर आपको एकदम से टेक्निकल वर्ड्स अजीब ना लगे। ठीक है, तो यस, चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने 2023 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, जिसमें टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी तीनों ही करवा दिए हैं मैंने, वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके अपना देख सकते हैं। आज टीजीटी है, पीआरटी करवा चुकी हूँ और पीजीटी कल होगा। ठीक है, तो 2024 भी हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम 2022 वाला करेंगे। ठीक है, तो मैंने 2023 की जो वीडियो बनाई थी जिसमें 2023 वाला कंटेंट कवर करवा रहे थे, उसमें बोला था 2022 का करेंगे, बट आई थॉट कि 2024 वाला पहले कर लेना चाहिए कि हमारा जो पेपर का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई सेट होता जा रहा है, तो उसी के हिसाब से। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। एंड यस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज अविनाश कुमारी एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स राइज। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट दिस। एंड यस, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड क्लासेस जब आप देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने जो विचार हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, वर्थ इट लग रही हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिव्यू है मुझे ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे पता चलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलर एक्टिविटी? कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा कई बार टाइम के साथ साथ कम हो जाता है कई चीज़ों में, एंड हमारा क्या पता एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए, तो ये वाला चीज़ तो नहीं होगा। ओपिनियन भी हमारे चेंज होते रहते हैं, एटीट्यूड भी हमारा ऐसे ही होता है। यहाँ पर मोटिवेशन की बात हो रही है कि मोटिवेशन हमें चाहिए होता है एक काम को शुरू करने के लिए, फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए, एंड फिर उसको डेली रूटीन में लाने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग? लर्निंग के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये हमें पता है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। यस, ये बात तो सही है। लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर, नॉट द चेंज, ये अगर लिखा होता कि लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, ये बात सही होती, बट अब ये बात गलत हो गई है और हमें गलत वाली ही बतानी थी, नोट ही बताना था। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, बट हम आगे वाले ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लर्निंग हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, यस, एडजस्टमेंट में भी लर्निंग हेल्प करती है, समायोजन में बिल्कुल हेल्प करती है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, यस, लर्निंग ट्रांसफरेबल बिल्कुल होती है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर, ये बात गलत कही गई है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द फिट, यानी कि एक जो बच्चा है उसका हेड से जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है और फुट यानी कि पैरों की तरफ जाता है। ठीक है, द स्टेटमेंट द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की कौन सी थ्योरी से ये रिलेटेड है? तो ये वाला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स गिवन हैं, तो उनमें से एक प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, तो हमें वही बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अगला देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो हम यहाँ पर बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, एक सिफेलोकॉडल एंड एक प्रोक्सीडिज्मल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन है, इसमें जो हमारा हेड से लेके फुट तक हो रहा है जो डेवलपमेंट, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक हमारा सेंटर से आउटवर्ड होता है। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं हमारे, हेड टू टो एंड सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। तो हमारा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एक क्लास करवाऊंगी अभी
कल या परसों में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको अभी करवा दे रही हूँ, ठीक है। आप जरूर देख के जाना। बहुत सारे 2023 का पेपर सोल्व करवाया था, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट से क्वेश्चन थे, आपको समझ आ गया होगा अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कॉन्सेप्ट, कि मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है उससे कौन रिलेटेड है। तो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट की बात आती है तो भाई अल्बर्ट बंडूरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए ग्राफिया क्या होता है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो जो ग्राफ टर्म है वो रिलेटेड होती है रिटन, लिखने से, ठीक है। तो हम अगर हमें ये क्रैक करना है ये टर्म को, अगर आपको नहीं पता एग्जैक्ट मीनिंग, तो आप एक कीवर्ड ढूंढ सकते हैं राइटिंग या रिटन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब इसमें लिखने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। इन दिस द पेशेंट लूजेज द एबिलिटी टू रीड, नहीं, रीड वाला नहीं होगा। ऑप्शन 2 है, इन दिस द पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन राइटिंग, राइटिंग हमने कीवर्ड पकड़ लिया और डज नॉट हैव एबिलिटी, वो एबिलिटी भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन दिस द पेशेंट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डू सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेशन, रीजनिंग की बातें आती हैं तो हम कैलकुलिया पढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलिया वर्ड है जो इससे रिलेटेड है। एंड इन दिस द पेशेंट इज फाउंड टू अनेबल टू नेम द ऑब्जेक्ट्स, ये एनेमिया होगा, ठीक है, एनेमिया इसका होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझते हैं, हमने डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब चीज़ें तो हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से करी हैं, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया और डिस्ग्राफिया और ए ग्राफिया में डिफरेंस क्या है। देखो, जो डिस्ग्राफिया है ये बाय बर्थ डिसेबिलिटी होती है, यानी कि जन्म से ही होती है, राइट, ये जन्म से बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी होती है। बट जो ए ग्राफिया है, यानी कि ये पहले तो इंसान नॉर्मल था बट उसके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ उसके साथ दुर्घटना हुई जिसके बाद उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो ये ए ग्राफिया होगा। ऐसे ही ए कैलकुलिया मिल जाए आपको जिसके आगे ए मिल जाए, उसका मतलब ये है कि वो डिसेबिलिटी जो है उसके अंदर बाद में आई है, पहले वो इंसान नॉर्मल था, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल सेइंग व्हेन द फॉक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स डिस्पाइट ऑल इट्स एफर्ट्स इट सेड दैट द ग्रेप्स आर श्योर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, विड्रॉल, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन या फिर रिग्रेशन। तो प्रोजेक्ट का मतलब तो होता है कि भाई जबरदस्ती थोपना किसी चीज़ को, ठीक है। विड्रॉ यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, विड्रॉल कर लिया, यानी कि हमने अपनी बातें वापस ले ली, इस तरह से, ठीक है। रेशनलाइजेशन इसका आंसर होगा। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जो ये स्टोरी है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो अंगूर खाना चाह रही थी बट वो नहीं खा पाई, तो फिर लास्ट में वो नहीं खा पाई तो उन्होंने क्या ताना मारा कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, उसने ये बात कही। ये इससे कहावत भी बन गई कि अंगूर खट्टे हैं, जब हम कोई काम करना चाहते हैं बट वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने के लिए उसके लिए जो एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर कोई ऐसी बातें बोलते हैं कि अगले को लगे कि भाई हाँ ये एक्सक्यूज़ सही है, तो अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, बेसिक नीड एट बॉटम लेवल इज कंसिडर्ड। जो मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी है उसका जो बॉटम है हमें वो बताना है, बॉटम लेवल पर क्या आता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं, बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सिक्योरिटी। तो ये चारों ही ऑप्शंस इस थ्योरी के ही हैं, जो इनकी थ्योरी में जो लेवल दिए हुए हैं उसी के हैं ये, बट हमें बताना कि सबसे बॉटम पे कौन सा आता है। तो हमें इसके हायरार्की पता होनी चाहिए, चाहे बॉटम से टॉप के लिए पूछ लिया, टॉप से बॉटम के लिए पूछ लिया। तो जो सबसे नीचे आता है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, जैसे हमें खाने के लिए भोजन चाहिए होता है, रहने के लिए घर चाहिए होता है, एंड कपड़े पहनने के लिए, शरीर पे तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। हमारा टॉप मोस्ट पे पूछ लिया जाए तो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आत्मसिद्धि जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा टॉप पर रहता है। इसके बाद हमारा आता है सेल्फ इस्टीम, ठीक है, या फिर इस्टीम आ जाए। इसके बाद हमारा आता है बिलोंगिंगनेस, एंड यहाँ पर हमारा आता है सेफ्टी या सिक्योरिटी। तो ये इसका हायरार्की रहेगा, चाहे टॉप से बॉटम पूछ ले, बॉटम से टॉप पूछ ले, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन मेक ए स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कैन नॉट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज, दिस स्टेटमेंट इज कन्फर्म्ड बाय विच लॉ ऑफ लर्निंग। क्या आप एक बच्चे को क्लास में बैठा तो सकते हो जबरदस्ती, और उसको याद नहीं करवा सकते, नॉलेज जबरदस्ती उसके दिमाग में घुसा नहीं सकते, तो ये कौन से लॉ से कंफर्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाय द लॉ ऑफ रीडीनेस, ऑप्शन 2 है बाय द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन 3 है बाय द लॉ ऑफ डिसयूज, एंड ऑप्शन 4 है बाय द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये बहुत ही
फेमस क्वेश्चन रहा है, इस थ्योरी से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं लॉज के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें पर्टिकुलर पूछ लिया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से लॉ को जस्टिफाई करती है, ठीक है। तो बच्चा इसमें यानी कि सीखने का इच्छुक नहीं है, तो ये वाली बात आती है हमारी लॉ ऑफ रीडीनेस में, तत्परता के नियम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब ही यही है कि हम जो बच्चा है उसके अंदर जितनी इच्छा होगी किसी चीज़ को सीखने की, वो उसमें उतना ही एफर्ट लगाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है कि हम जिस काम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। एंड लॉ ऑफ इफेक्ट होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस काम को करने के लिए हमें और भी मोटिवेशन मिलता है फिर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज, रिफॉर्मेटरी स्कूल क्या होते हैं? जो सुधार विद्यालय होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है? तो जो सुधार विद्यालय उन बच्चों के लिए होते हैं जो अंडर एज, जो नाबालिग जिनको हम बोलते हैं, जिनका लीगली एज 18 साल या 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए होता है, और वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको कोई पनिशमेंट एज ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दे सकते, इसलिए उनको सुधार विद्यालयों में भेज दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है कि विशेष अपराधी बालकों के लिए ये होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टॉलमान्स थ्योरी रिलेटेड टू, कि टॉलमान का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? एनर्जी सिस्टम, कैथेक्सिस, टोपोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कैथेक्सिस, कैथेक्सिस से रिलेटेड है। जो ये थ्योरी है ना, जैसे बंडूरा की थ्योरी होगी, टॉलमान्स थ्योरी हो गई, तो ये ऐसे जो थ्योरीज हैं, मैं सोच रही हूँ इनका एक कंपाइल्ड वीडियो बना दूँ, ताकि एक बार आप लास्ट टाइम पर जाते वक्त एक बार इनका रिविजन कर जाएं, है ना, सारी एक बार रिमाइंड हो जाएं, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से। लेट्स सी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशन। देखो यहाँ पर कौन सा इमोशन है और उसका इंस्टिंक्ट क्या होगा वो हमें बताना है, और जो गलत है वो बताना है, नॉट वाला बताना है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, डज नॉट, फाइंड द करेक्ट, या फिर फाइंड द ओड वन आउट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर करने होते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत ना हो जाए, ठीक है। ऑप्शन 1 है लाफ्टर अम्यूजमेंट, यानी कि हास्य आमोद, ये बात सही है। सेल्फ अबेसमेंट, फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, नहीं, ये बात गड़बड़ है। ग्रेगेरियसनेस, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, ये बात सही है। रिपल्शन या डिस्कस, तो यहाँ पर जो सेल्फ अबेसमेंट यानी कि आत्महीनता, इसका मतलब होता है आत्महीनता होगी तो वहाँ पर श्रेष्ठता की भावना कैसे आएगी? तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही बतानी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है बट आंसर ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, कंक्रीट यानी कि जो मूर्त अवस्था है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसके बारे में बताना है कि पियाजे ने कौन से स्टेज में, कंक्रीट स्टेज में कितने साल के बच्चों को रखा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो जो पियाजे है उन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको अब तक इतना तो समझ आ गया होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ ली होगी। अब इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है। जो पहली स्टेज आती है वो आती है इनकी 0 से 2 साल के लिए, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। फिर आती है इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद आती है कंक्रीट यानी कि थर्ड वाली, और लास्ट में आती है फॉर्मल। तो जो कंक्रीट है वो हमारे 7 से 11 साल के बच्चों के लिए होती है, इसके बाद हमारी फॉर्मल या फिर 12 साल से ऊपर या 11 साल से ऊपर बच्चों के लिए होती है फॉर्मल, ठीक है। बीच के जो ईयर्स रह गए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, वो हो गई हमारी प्री ऑपरेशनल। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 to 11 ईयर्स। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कॉलर प्रूव्ड दैट लर्निंग इज, कॉलर ने प्रूव किया है कि लर्निंग क्या है, तो हमें ऑप्शन देख के बताना है। फर्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज, ऑप्शन 2 है परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ सिचुएशन, एंड ऑप्शन सी है एन ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी है द वोल सिचुएशन परसेप्शन। तो कॉलर ने किसके ऊपर बात करी है? तो कॉलर ने बात करी है यहाँ पर द वोल सिचुएशन परसेप्शन पे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय, जो कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी है वो पैवलोव ने दी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहेवियरल लर्निंग में हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर थॉर्नडाइक की भी यहाँ पर बिहेवियर की थ्योरी आती है, एक स्किनर की भी, एक कॉलर की। कॉलर ने किसके ऊपर दी थी? एक सुल्तान नाम का जो मंकी था उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये कॉलर के बारे में ऊपर क्वेश्चन दिया, एक और क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं यहाँ बिहेवियर की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये आ गया हमारा इंटेलिजेंस से क्वेश्चन। द मेंटल एज ऑफ ए 6 years ओल्ड गर्ल, तो इसका हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। हमें IQ जब निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है MA यानी कि मेंटल एज अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो एक्चुअल एज होती है बच्चे की वो इनटू 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या कहा है कि जो एक बच्ची है उसकी एज है 6 years, 6 साल की है, एंड उसका जो मेंटल एज है वो है 7.5। तो ये हमारा मेंटल एज है अपॉन में CA,
यानी क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 6 ईयर्स इंटू 100, तो हम ये पॉइंट नीचे ले आएंगे, ठीक है। 0 से 0, 3, 5, यहाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 25, 5 125, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी एक्सेप्ट, कि बाकी सब तो स्टेजेस हैं कोलबर्ग की, बट एक नहीं है, वो हमें बतानी है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है कोलबर्ग की जो थ्योरी, जो स्टेजेस हैं? एक तो है, इन्होंने 3 लेवल की बात करी है ना, ठीक है, तीनों लेवल में 2-2 स्टेजेस आती हैं। तो कन्वेंशनल की बात करी है, प्री कन्वेंशनल की बात करी है, पोस्ट कन्वेंशनल की बात करी है, सेंसरी मोटर की इन्होंने बात नहीं करी, सेंसरी मोटर की बात की है पियाजे ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? सेंसरी मोटर, ठीक है। 17 में क्या है? प्लेटो इज द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स। ओके, लर्निंग कर्व वाले टॉपिक से ये हमारा क्वेश्चन है। तो लर्निंग कर्व क्या होता है? देखो, लर्निंग कर्व इसलिए ज़रूरी है कि हमारी लर्निंग कभी भी लीनियर नहीं होती, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। तो जो हमारा प्लेटू बनता है, हमने कुछ सीखा, फिर थोड़ा सा हमारी लर्निंग में एक नॉर्मल स्टेज आ जाती है, या फिर एक तरह से सैचुरेशन आ जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ सीखा, फिर सैचुरेशन आ गया, फिर सीखा, फिर सैचुरेशन आ गया। तो यहाँ पर जो ये सैचुरेशन का जो टाइम आया है, ये हमारा होता है प्लेटू, ठीक है। इसको हम प्लेटू कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि प्लेटू इज़ द लर्निंग कर्व इंडिकेट्स, जो प्लेटू है लर्निंग कर्व में क्या इंडिकेट करता है? तो वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, नहीं। नो फटीग, फटीग हो जाती है तभी तो वो सैचुरेशन आता है ना। टास्क इज सिंपल, नहीं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यस, ये इसका आंसर होगा। जब हमारी लर्निंग में इंटरेस्ट कम हो जाता है, जब हम इंटरेस्ट खो देते हैं, तभी ऐसा हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। अदरवाइज हम अगर कुछ चीज़ सीख ही रहे हैं तो सीखते ही जाएंगे, है ना, तो हमारा लीनियर हो जाएगा ये, बट लीनियर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। नीड रिडक्शन के बारे में बताना है। द लर्निंग थ्योरी रिलेटेड टू द स्टेटमेंट इज, ये हमें बताना है कि जो ये लर्निंग थ्योरी है, ये स्टेटमेंट है, कौन सी लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। नीड रिडक्शन वाली जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? इनसाइट थ्योरी, नहीं। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी से भी नहीं है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी नहीं है। रीइंफोर्समेंट, यस, रीइंफोर्समेंट थ्योरी से रिलेटेड ये टर्म है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु पोस्टुलेटेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड फॉर फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो है उसको फोस्टरिंग एंड बूस्टिंग क्रिएटिविटी के लिए किसने पोस्टुलेट किया? ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मायर्स, टॉरेंस, ऑसबर्न, गॉर्डन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑसबर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो दिया था हमारे जॉन मेयर ने एंड सेल्वो ने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी हो गई, या फिर जो ये क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला हो गया, ठीक है। और जो पीछे हमारे पास आई थी नीड हायरार्किकल की थ्योरी आई थी, और जो टॉलमान की थ्योरी आई थी, ये ना थोड़ी सी एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इन चीज़ों को हम अच्छे से एक बार देख लेंगे, ताकि लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन हो जाए, है ना। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ये हमारा दिया था किसने? सेलोवो ने एंड जॉन मेयर ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैंक इज नॉट नेसेसरी फॉर एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नेसेसरी नहीं है, वो हमें बताना है। तो बुक्स इन स्मॉल लेटर्स, ऑडियो कैसेट, ऑडियो अब वो देख नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं, तो ऑडियो कैसेट तो बहुत फ्रूटफुल होंगे उनके लिए। ब्रेल टेक्स्ट, जो ब्रेल टेक्स्ट है या ब्रेल वर्ड आपको विजुअली इम्पेयर्ड के साथ कहीं दिख जाए तो वो टर्म पॉजिटिव होती है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रेल जो है वो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए होती है। वो लोग देख तो सकते नहीं, तो वो टच करके फील करके अपना मटेरियल है पेपर पे वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेल टेक्स्ट जो होता है वो उभरा हुआ होता है, जो हम जो नोटबुक्स में पढ़ते हैं ना, वो वर्ड सुन के ऐसे उभरे हुए होते हैं, तो हाथ से टच करके पढ़ते हैं। तो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। एबेकस फॉर टीचिंग ऑफ मैथम, एबेकस, यस, वो भी, एबेकस भी क्या होता है? हाथों से करना होता है कैलकुलेशन, तो वो भी होता है। तो जो बुक्स है स्मॉल लेटर्स में, ये विजन वाले बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, तो हमें ये बताना था, नॉट नेसेसरी बताना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफरेंस ऑफ अडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स एज। अडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स एज की जो कौन सी क्वालिटीज़ का ग्रुप है जो कि अडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स को रेफरेंस करता है, ठीक है। ऑप्शन 1 है आइडियल, गुड एडजस्टमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑप्शन 2 है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग।
ऑप्शन 3 है ऑब्जर्वेशन, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, हैबिट ऑफ रिपीटेशन। ऑप्शन 4 है फिलोसफी, गुड एडजस्टमेंट एंड फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस। तो इसका आंसर हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्योंकि जब अडोलेसेंट की जो स्टेज आती है उसमें अगर हम पियाजे की थ्योरी से रिलेट करके चलेंगे तो भी इसका आंसर कर सकते हैं। पियाजे ने क्या बताया था कि जो लास्ट जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चे अडोलेसेंस वाले स्टेज में चले जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटर रोल इन द। हेरिडिटी का ग्रेटर रोल किस में होता है? तो हेरिडिटी अनुवांशिकता जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो जो सोशल डेवलपमेंट है वो तो इन्वायरमेंटल हो गया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, कल्चरल डेवलपमेंट भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है कि हमारी हाइट कितनी जाएगी, हमारा बॉडी पोस्चर कैसा बनेगा, ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं पेरेंट्स से रिलेट करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी से रिलेट करता है, ग्रेटेस्ट रोल इसका होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का मेथड का एक्सपोनेंट कौन था वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 है कॉलर, ऑप्शन 3 है डेविस, ऑप्शन 4 है स्किनर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कॉलर। ठीक है, कॉलर के ही कॉलर से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय स्पीयरमैन इज। जो इंटेलिजेंस की ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, 1 फैक्टर भी है, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ये सारी थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज हैं। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि स्पीयरमैन ने कौन सी दी थी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो स्पीयरमैन ने जो दी थी वो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी में क्या कहते हैं, ये जी और एस फैक्टर पे बात करते हैं। जी यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और एस यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन 2 फैक्टर की ये बात करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26, टीचर नीड्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाए, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आ जाए, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम आ जाए। ठीक है, तो ये सारी जो टर्म्स हैं इनका मतलब यही है कि सब बच्चों को एक साथ लेके चलना, एक माहौल में, एक स्कूल में, एक क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका देखते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे नहीं भाई फ्रॉम एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये बात गलत हो गई। राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड, ये बात बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी कंसिडर्ड एज इन्फीरियर, नहीं इन्फीरियर क्यों करना है भाई उनको, उन बालकों को। ठीक है, नहीं ये बात गलत है। स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी लुक्ड डाउन अपॉन अमंग नॉर्मल स्टूडेंट्स, नहीं ये लुक्ड डाउन क्यों करना है ना, उनको अलग से क्यों देखना है नॉर्मल बच्चों के साथ, ये बात गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बात बिल्कुल सही थी हमारी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको फुल फॉर्म मिलता है तो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म CCE मिलता है तो आपको फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं फुल फॉर्म भी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हमें बताना है। कंटिन्यूअस का मतलब यही है कि बच्चे की पढ़ाई जो है उसकी इवैल्यूएशन है वो लगातार होनी चाहिए, पढ़ाई लगातार होनी चाहिए, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी लर्निंग है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आता है कि यानी कि पूरी तरह से उसका पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, जिसमें कि उसका एजुकेशनल भी आ गया और उसका एजुकेशन के साथ साथ जो भी अदर एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं वो भी उसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है, जो जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, बाय इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नहीं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करनी। बाय इवैल्यूएशन ऑफ ओनली एजुकेशनल फील्ड, मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर सिर्फ ओनली लिखा जाए ना किसी स्टेटमेंट को लेके, ओनली दिस ओनली दैट, तो वहाँ पर 99% चांसेस होते हैं कि वो गलत ही होती है स्टेटमेंट। 1% चांस में कहीं सही हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी गलत करके चलेंगे क्योंकि सिर्फ इवैल्यूएशन एजुकेशन के फील्ड में नहीं होता, ओवरऑल की बात हमने करी है। होमवर्क इवैल्यूएशन नहीं, ये बात भी गलत है। बाय इवैल्यूएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल फील्ड, देखा यहाँ पर एजुकेशनल भी हो गया, और उसके साथ साथ को एजुकेशनल, जो एजुकेशन के साथ साथ और भी बच्चों को जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं अदर फील्ड में वो भी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्रेस्ड बाय, ये किसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया था? तो ये एक्सप्रेस किया गया था ब्रूनर के द्वारा, आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, कैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? विद रेफरेंस टू ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ओके, चाहे आपसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी पूछ ले, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी, या फिर ये पूछ ले कि ये थ्योरी में कौन से एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है,
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर की, एंड इन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है। आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। इसके पर्सनैलिटी मेजरमेंट के कई सारे मेथड्स होते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एसोसिएशन टेक्निक आती है इसमें। एसोसिएशन टेक्निक क्या होती है? जैसे कि एक टेस्ट होता है इसके लिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम वेट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो बच्चे एसएसबी दिए होते हैं उनको पता होता है, वो उनका जो इंटरव्यू होता है 4 से 5 दिन का जो चलता है, उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर होते हैं प्रॉपर, वो इनके ये टेस्ट लेते हैं। तो जिन्होंने तैयारी की होती है उनको पता होगा अच्छे से, ठीक है। एसोसिएशन टेक्निक होगी, इसमें ये वेट आता है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो होती है इसमें टेट आता है, ठीक है, टेट। एंड केस स्टडी जो है वो प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। नेक्स्ट आता है कंप्लीशन टेक्निक। कंप्लीशन टेक्निक में क्या होगा? आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे 2 लाइन की या 3 लाइन की, उसमें कोई कोई भी एक सिनेरियो बनाया होगा कि ऐसे ऐसे है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब आपको वो कंप्लीट करना होगा, तो आपका जो उस पर्टिकुलर लाइन को लेके या जो स्टेटमेंट दिया उसको लेके आपका जो थॉट होगा आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीशन टेक्निक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा केस स्टडी। केस स्टडी हमारा प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। सो आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पीजीटी का 2024 का सीडीपी सोल्यूशन करेंगे। सो यस, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।